हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग स्टोरी में। आज जागतिक महिला दिन के अवसर पर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी कम उम्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू ली है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे कुंजन कुमारी की। यूपी गाजीपुर जिला में एक छोटा सा गांव है रेवसा, जहां से गुंजन कुमारी आती है। उम्र है सिर्फ 16 साल, बट कारनामे उससे भी बड़े। इतनी कम उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन किलिमांजारो एक्सपीडिशन पूरा किया है। तो जानते हैं एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की की एक संघर्षमय कहानी, खुद उसके जुबान। मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, वहाँ घूमने गई थी। एक मंदिर है विंध्याचल मंदिर, वहाँ पे पहाड़ पे स्थित है मंदिर। तो मैं वहाँ पे ऊपर गई, नीचे आई तो कुछ लोगों को देखा अप डाउन करते हुए। मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने अप डाउन किया। फिर उसके बाद से अच्छा लगने लगा तो घर आई। फिर 14 साल की हुई। उसके बाद मेरे को घर वालों ने, एक रिलेशन के भैया थे तो छोटा सा फ़ोन, मतलब सेकेंड हैंड का, उन्होंने दिला दिया जो स्क्रीन टच का था। तो मैंने उससे इंटरनेट पे सारी चीज़ें इसके बारे में सर्च किया, देखा, पर्वतारोहियों को देखा। फिर मैंने सीरियल्स वगैरह भी देखा माउंटेनियरिंग का। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने पर्वतारोहियों को फॉलो किया, जिसमें से एवरेस्टर मेघा परमार ने मुझे रिप्लाई दिया। और मैंने उनसे बोला कि मुझे माउंटेनिंग फील्ड के बारे में जानना है, मुझे भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। मुझे नहीं पता था उसके बाद कि इससे पहले कोर्स वगैरह करना पड़ता है। तो उन्होंने 10 दिन का टास्क दिया, 10 किलोमीटर रनिंग करो, साइकिलिंग एक्सरसाइज करो, और 10 दिन का मुझे वीडियो सारे भेजते रहना और अच्छे से करना। तो फिर मैंने वो 10 दिन का टास्क के बारे में अपने टीचर को बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करवाऊँगा, मेरा भी वो रनिंग का चल रहा है। तो फिर मैं उनके साथ, वो मेरे साथ 6 किलोमीटर रनिंग करते थे और मैं 10 किलोमीटर रनिंग करती थी। तो उनको भी, टीचर को भी बिलीव होने लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद मेघा दी को सारे वीडियोस फोटोज़ मैं भेजती रही। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद उन्होंने मेरे टीचर को कॉल करके बताया कि इस लड़की में क्षमता है, ये कर सकती है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे नंबर्स, कांटेक्ट नंबर दिए जो कंपनी है अदर एक्सपीडिशन वगैरह करवाती है, जिसमें से एक आनंद भैया का भी नंबर दिया। तो मैंने उनको भी कॉल किया, तो उनसे कहा मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही कोर्स किया है, तो आप कोर्स कर, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप बाद में कोर्स जब खुलेगा तो आप कोर्स कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है कि ये सारी चीज़ें नहीं करती। और मैं टीचर के साथ रनिंग कर रही थी, तभी से वो लोग बोलने लगे कि ये लड़की लड़के के साथ रनिंग कर रही है, टीचर के साथ कर रही है, ये वो है। मेरी फैमिली ने एंड मोमेंट पे मना कर दिया। और फिर उसके बाद मैं मतलब ज़्यादा पहाड़ों से अटैचमेंट हो गया था देखकर, तो मैं उसके बाद डिप्रेशन वगैरह में चली गई। मुझे नहीं पता था मैं डिप्रेशन में हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स ने ऐसे बीमार देख देख के लेकर गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला लड़की डिप्रेशन में है। तो मुझे पता चला कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इस लड़की को घुमाओ कहीं ले जाके, या फिर मतलब अच्छे से रखो। तो घुमाने का मतलब यही था कि पहाड़ वहाड़ पे ले जाओ, कुछ अच्छा करो। तो फैमिली वाले बोल रहे हैं नहीं, घुमाने तो नहीं लेकर जा सकते, दवा ववा कराएंगे, ठीक होगी तो ठीक है, वरना जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने बेसिक कोर्स का वो कॉल पे करके मैंने जम्मू कश्मीर से बात की थी कि मुझे कोर्स करने आए। तो वहाँ से रिस्पांस आया कि हाँ आप कर सकते हो, आप अप्लाई करो। तो मेरा डिप्रेशन ऑटोमेटिक गायब हो गया और मैं उसके लिए अप्लाई करने लगी। और फिर अप्लाई करने के बाद उन्होंने, मतलब मैं अप्लाई नहीं कर पाई, तो उन्होंने बोला, मैं कॉल पे ही बात करती थी उन लोग से डायरेक्ट। तो फिर उन्होंने बोला कि 8 लोग का वेटिंग है, अगर आप 8-10 दिन तक वेट करते हैं तो हम कुछ बता सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं वेट करती हूँ। मैंने 10 दिन नहीं 6 दिन के बाद ही फिर से कॉल किया। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप आ जाइए, हम लोग मतलब आप फीस वगैरह जमा कर दीजिए, हम सीट आपको दे देंगे।
मैंने अपनी फीस तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे, मतलब तो फैमिली को मैंने बताया, वो फिर से तो बोल रहे हैं, फिर से यही बात कर रही है। हम लोग बोले ना तू नहीं कर सकती, मतलब ये सारी चीज़ें तो फैमिली तो नहीं दे सकती। फिर मैंने अपने टीचर को बताया तो वो बोले कि मेरे पास तो अभी जॉब है नहीं तो होता तो मैं करवा देता। तो उन्होंने कुछ करवाए टिकट्स वगैरह का, और फिर मेरे पास मैंने एक फ्रेंड को बताई तो उसने कुछ दिया मुझे पैसे। फिर उसके बाद मेरा बोर्ड 10 का कुछ स्कॉलरशिप आया था, वो था। और फिर मैंने अपनी मम्मी का और खुद का ज्वेलरी बेच दिया, जिससे मतलब 14,000 लगभग फीस तो हो गई। और टिकट मेरे टीचर ने कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ जम्मू कश्मीर घर पे बोला कि मैं कोचिंग करने जा रही हूँ, ना ही मैंने कपड़े लिए हैं और कुछ भी नहीं लिया था जो लगते हैं बेसिक कोर्स में। मैं ऐसे ही घर पे बोला कोचिंग करने जा रही हूँ, और वहाँ से मेरी फ्रेंड ने हेल्प की थी भागने में, घर से मैं बिना बताए चली गई थी। और जम्मू जाकर मतलब मैंने वहाँ से एक आंटी मिली, मेरा फ़ोन तो चल नहीं रहा था, वहाँ पे सिम बंद हो गई और एज नहीं थी कि मुझे कहीं से सिम मिले। तो एक आंटी थी, तो उनके फ़ोन से मैंने घर पे कॉल किया और मैंने बताया कि मैं आ गई हूँ जम्मू कश्मीर, मैं ट्रेनिंग करना चाहती थी तो मैं आ गई इसलिए। तो घर से गालियाँ वालियाँ सब पड़े, और मतलब उसके बाद से फिर भी मेरे पास ना ही फ़ोन था ना ही कुछ और मेरे को, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से कभी बाहर नहीं गई थी, डायरेक्ट स्टेट में चली गई। तो मेरे को चक्कर वक्कर सब आ रहे थे, तो वहाँ पे एक भैया मिले, उन्होंने चाय वाय पिलाया। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने बोला भैया बस मुझे सिम चाहिए, मेरी एज तो नहीं है। बोले हैं ठीक है, हम अपने मम्मी का सिम तुम्हें दिलवा दे रहे हैं, फिर वापस आके मुझे कर देना। मैं जम्मू से निकली, बस स्टैंड पे गई, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे जाना है क्या करना है मेरे टीचर ने इंटरनेट से सर्च किया था और बताया था। तो मैं वहाँ पे बस स्टैंड पे गई, वहाँ से कुछ लोग से पूछा मुझे पहलगाम जाना है, तो उन्होंने कुछ अच्छे लोग थे तो उन्होंने मुझे एक टैक्सी में बैठाया और बोला ये पहलगाम जाएगी, और मतलब शेयरिंग था तो उसके साथ मैं गई और पहलगाम पहुँच गई। वहाँ पे पहलगाम में जाने के बाद तो एडमिशन नहीं मिला, लेकिन मैं गेट पे खड़ी थी और वो लोग फिर बोले कि आप किस लिए आए हो। मैंने बोला कि मैं वो माउंटेनिंग कोर्स के लिए आई हूँ। मुझे देखा तो मेरी मतलब छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, तो उन्होंने फिर भी गेट वगैरह खोल दिया और अंदर आने को बोला। फिर वो लोग बोल रहे हैं क्या करने आए हो, मैंने बोला माउंटेनिंग कोर्स। तो फिर जिससे मैंने कॉल पे बात की थी उनका फ़ोटो दिखाया और उनका नंबर दिया, तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने कॉल किया उनको, तो वो बोले कि ठीक है इस बच्ची को आने दीजिए, इससे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने मुझे चेक वगैरह किया कोविंट वगैरह का, और फिर सिग्नेचर और पेरेंट्स का नंबर मांगा। तो मेरे पास पेरेंट्स का नंबर तो मैं दे नहीं सकती थी, तो फिर मैंने अपने टीचर का नंबर दिया और अपने टीचर से बात करवाई। तो फिर उसके बाद मैं बेसिक कोर्स में एडमिशन मिल गया और बेसिक कोर्स एडवांस करने का तो मैंने सोचा था, लेकिन मैंने जिस हालात में बेसिक कोर्स किए मतलब ज्वेलरी वगैरह बेचकर एडवांस करने के लिए, तो वो भी नहीं था अब। तो फिर एक बेसिक में दीदी मिली थी, सीमा दीदी, उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे एडवांस करना होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर उसके बाद आने के बाद ये था कि मैं तो एडवांस करूँगी, मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने सीमा दी को कॉल किया बेसिक करने आने के बाद। मैंने बताया दीदी मुझे एडवांस करना है, घर वाले तो घर से भी बाहर नहीं निकलने दे रहे थे कि लड़की एक बार घर से भाग गई है फिर से भाग जाएगी, तो और ना एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। तो सीमा दी ने बोला ठीक है बेटा, एक बार में ही उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, ये अच्छी बात है। तो उन्होंने एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे तुरंत पैसे दे दिए जिसका एडवांस कोर्स का, जिससे मैं एडवांस कोर्स की। और फिर अब मैं फाइनली माउंटेनियर बन गई एडवांस कोर्स करके। मैंने किलिमंजारो करने का सोचा एडवांस में। फिर उसके बाद पैसे का वो था स्पॉन्सर इकट्ठा करना, क्योंकि फैमिली तो पैसे देगी नहीं मुझे, और परमिशन दे रही है, अब दे रही है वही बड़ी बात है, पैसे तो नहीं देगी। तो फिर मैंने स्पॉन्सर के लिए सारे डाटा कलेक्ट किए, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे
पेपर के न्यूज़ कटिंग सारे सेट किया और फिर मतलब हर एक छोटे बड़े आदमी के पास ले जाकर ये सारी फाइलें दिखाती थी, मुझे ये करना है। तो वो लोग बोलते थे कि बेटा हम तो इतना हेल्प नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत 2000-4000 का तो इतना हम लोग कर ही सकते हैं, तो उतने से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं था। फिर भी जो हेल्प किए उनको भी मतलब मैं धन्यवाद बोलती गई, जिन्होंने नहीं किया उनको भी, क्योंकि वहाँ से कुछ सीखने को ही मिला कि कैसे स्पॉन्सर इकट्ठा करते हैं। मैंने सबसे पहले अपने विधायक जी के पास गई, उनको सारे डाटा कलेक्ट किया, मतलब दिखाया, उन्होंने देखा, बोले अच्छी बात है बेटा, हम तो अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे। तो मैंने उनसे बोला कि सर आप अदर लोगों से बात करके मुझे हेल्प करवाइए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने मतलब उनसे जो हो सका उन्होंने किया। फिर मैं श्री अखिलेश यादव जी से मिली उनके थ्रू, फिर उन्होंने भी इस फील्ड में मुझे सपोर्ट किया और हेल्प जो भी हो सका उन्होंने हेल्प किया। और फिर फाइनली मैं किलिमंजारो सबमिट करने के लिए पॉसिबल हो सका जाने के लिए। तो फिर दोबारा मैंने अपने आनंद सर से बात की और उनको बोला कि मैं किलिमंजारो जाना चाहती हूँ। और वहाँ पे मेरा ये था कि मैं 24 घंटे रुकना चाहती थी, जिसके लिए एडवाइस मैंने अपने गाइडर मेघा परमार से भी लिया था और आनंद सर से भी। तो उन्होंने बताया कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे रोज 24 घंटे रुकने का परमिशन अलाउड किसी को नहीं है। नाइट में रुकना किसी को मतलब संभव नहीं है, कोई नहीं रुक सकता नाइट में। तो उन्होंने नाइट का परमिशन नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने डे का प्लान बनाया और डर लग रहा था जब उड़ी प्लेन, तो अच्छा भी लग रहा था और डर भी, पता नहीं कैसा हेडेक सा हो रहा था। फिर जब प्लेन ऊपर गई तो मतलब इंजॉयमेंट आने लगा, मैंने वीडियो भी बनाया बहुत सारे। और फिर डाउन जब आया फिर मुझे डर लगने लगा। और फिर उसके बाद फाइनली मैं जब नेरोबाई पहुंच गई तो वहाँ पे मेरा 4 घंटे का स्टॉप था। तो वहाँ पे मैंने ऐसे डर लग रहा था क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम थी। और फिर मैंने कुछ इंडियंस को देखे तो फिर उनके पास गई, मैंने बोला थोड़ा मेरा हेल्प करिएगा, लैंग्वेज की इशू है। तो वैसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो हुई नहीं, और लेकिन मुझे अच्छा लगा इंडियंस लोग से मिलके। और फिर वहाँ पे मैंने मतलब 4 घंटे बिताए। फिर उसके बाद फिर से मेरी फ्लाइट थी नैरोबाई से किलिमंजारो, फिर मैं उसमें बैठी। और मुझे नैरोबाई से किलिमंजारो फ्लाइट में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे वोमिटिंग वगैरह होने लगी। फिर एक इंडियन भैया थे जो मेरे बगल वाले सीट में ही थे, तो मेरे सीट के पास आके उन्होंने मुझे वोमिटिंग वगैरह हुई तो उसमें उन्होंने साफ़ करने और फिर अदर चीज़ों में हेल्प किया और अच्छे से किलिमंजारो तक मेरे को लेकर गए। और फाइनली उनका भी किलिमंजारो सबमिट करने का ही जाना था और सेम होटल था। 22 तारीख को हमने शुरू किया अपना एक्सपीडिशन। तो वहाँ पे मेरे को लेने के लिए गाइड, पोर्टर्स और एक कार ड्राइवर अंकल सारे लोग आ गए। वहाँ पे हमारे फ़ोटो वगैरह लिए और फिर कार में बैठकर हम लोग नेशनल पार्क की तरफ बढ़े। और फिर वहाँ पे हमने लंच वगैरह किया। फिर उसके बाद नेशनल पार्क से हमारी एंट्री हुई, वहाँ से हम लोग खुद से चलना स्टार्ट कर दिए। और फिर ऐसे मतलब डर भी लग रहा था क्योंकि सारी तरफ जंगल ही जंगल थे और रोड था बीच में से, थोड़ा रिस्की भी था। तो फर्स्ट डे तो मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन सेकेंड डे में जाके मैं थोड़ी बीमार हो गई क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गए थे मुझे और वोमिटिंग वगैरह हो रही थी और कोई भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था अच्छे से, जो भी खा रही थी सब वोमिटिंग हो जा रहा था। फिर भी मैंने गाइड से नहीं बोला, गाइड बोला है आपको मेडिसिन मैं दे दूं, मैंने बोला नहीं, थोड़ा ही खाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फिर ठीक हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत अच्छे से थी। फिर उसके बाद अगले कैंप पे गए जहाँ पे मैं अच्छे से मतलब पूरी जर्नी अच्छे से कवर की और बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला। सबमिट से एक दिन पहले मेरे को पीरियड्स स्टार्ट हो गए, जो कि मेरा इंडिया में पहले ही फिनिश हो चुका था और हाई एल्टीट्यूड के कारण हम लड़कियों को दोबारा आ जाता है। तो फिर उसके बाद मेरे को भी ये प्रॉब्लम हुई, मैंने गाइड को बताया तो
उसने बोला कोई बात नहीं है, हम देखेंगे। उसके बाद से मेरी स्लो चालू हो गई, क्योंकि मेरे को पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसके बाद मैं स्लो स्लो चलने लगी, आगे बढ़ी। फिर नेक्स्ट कैंप पे गए और वहाँ पे हमने स्टे किया। फिर से मेरे को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने स्टार्ट हो गए और मेरे को वोमिटिंग वगैरह हुई। मैंने कुछ भी नहीं खाया था समिट से 2 दिन पहले, और फिर नाइट को हमारा समिट के लिए निकलना था। तो उसने गाइड ने निकलने से पहले ही एक अच्छी काम कर दी कि उसने मेरे के लिए चाय पॉपकॉर्न वगैरह अरेंज करा दिया। तो मैंने उसको थोड़ा खा पी लिया तो मेरे को एनर्जी मिली। तो फिर हम फाइनली नाइट में 12 बजे समिट के लिए निकल गए। 12 बजे समिट में निकलने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बजने के करीब जब 1 बजा तब हवाएं इतनी तेज और ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं हल्की और बॉडी भी हल्का, ऐसा लग रहा था मैं खुद ही उठ जाऊंगी। और मेरे हाथ वगैरह सब फ्रीज होने लगे। और गाइड 1-1 घंटे के बाद वो मेरे को 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक दे रहा था, और वो खुद ही एनर्जी वाले जूस वगैरह लेकर गया था जो मुझे दे रहा था पीने के लिए। तो मैं वो सारी चीज़ें पी के जैसे तैसे करते करते ऊपर तक गई। और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ऊपर जाने में, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था और लेडीज़ प्रॉब्लम भी थी। और फिर उसके बाद मेरी हाइट भी छोटी थी, जिसकी वजह से चलने में मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ज़्यादा ऊपर चढ़ना और डाउन करना था। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट समिट पे गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि बस यही समिट है, अब यहाँ से तो डाउन जाना है। लेकिन गाइड ने बोला नहीं, अभी 2 और है। तो मेरे को लगा कि चलो 2 और है तो पास पास में ही होगा। लेकिन वहाँ से जब जाने के बाद मैं चलना स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि इतनी तेज हवाएं थी कि पैर एक आगे कर रहे थे तो 2 पीछे हो रहा था। उसके बाद भी हमने जैसे तैसे करके सेकेंड में पहुंचे। मुझे लगा कि बस यहीं पे अब रहने देते हैं, क्या ऊपर जाना, यहाँ पे भी तो समिट है। फिर सोचा कि नहीं, करने क्या आई हूँ, मुझे तो फुल समिट करना है और मेरा प्लान भी है रुकने का। तो मैं सेकेंड कैंप पे गई, फिर वहाँ पे थोड़ा ब्रेक किया, पानी वानी पिया। फिर उसके बाद थर्ड कैंप पे फाइनली मैं पहुँच गई, जहाँ पे मतलब बहुत सारी भीड़ थी, बहुत लोग थे समिट करके। वो लोग 5-5 मिनट मतलब बस स्टे किए, उसके बाद सारे लोग डाउन हो गए। और मेरा रुकने का प्लान था तो मैं लगभग 2.5 घंटे वहाँ पे रुक पाई। उसके बाद जब मेरे गाइड ने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था और मेरे से बोल रहा है आपको डाउन जाना पड़ेगा। मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे स्टे करना था। उसने 2-4 बार बोला कि चलो नीचे चलो नीचे, मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर वो बोल रहा है कि आपको मरना है, मैंने बोला नहीं। तो फिर बोल रहा है नीचे चलो, फिर मैं कुछ जवाब उसे नहीं दे रही हूँ और ना ही नीचे जा रही हूँ। वो आगे बढ़ रहा है, मैं रुक जा रही हूँ। तो फिर वो आकर बोला है अब करना क्या चाहते हो। तो मैंने बोला कि मुझे स्टे करना है। बोल रहा है आप अपनी हालत देखो, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है। और मैंने बोला कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं बोल रही हूँ चल रही हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल नहीं कम है। बोल रहा है मैंने अभी चेक किया मशीन से आपका ऑक्सीजन लेवल का। तो गाइड नीचे लेकर जाने वाला था तो मैंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में फिंगर पुशअप लगाए, 74 फिंगर पुशअप तो फिंगर पे। तो इससे पहले किसी लड़की ने नहीं इतना पुशअप लगाया है और इतने 2 घंटे से ऊपर टाइम तक किसी लड़की ने इंडिया से नहीं स्टे किया है। मैंने सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद फ़ोटो थोड़ा बहुत और मैंने गाइड को बोला कि मुझे थोड़ा बहुत और फ़ोटो लेने हैं। उसने बोला ठीक है, मैंने फ़ोटो लिया। मैं सोच रही थी कि थोड़ा कुछ और कम से कम इसको उलझा के रखें कि थोड़ा और टाइम यहाँ रुक सकें, लेकिन गाइड बार बार मेरे को बोला था नीचे चलो नीचे। मैं रिस्क नहीं ले सकता और आप 16 साल की हो तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपको कुछ हो जाए तो। फिर उसने डाउन कर दिया। तो फिर उसके बाद मैं डाउन आने लगी। अभी इसके बाद तो मेरी प्लानिंग एवरेस्ट की है, बट इसमें मतलब ये बहुत वेरी एक्सपेंसिव एक्सपीडिशन है तो इसके लिए मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी मैं सोच रही हूँ इससे पहले कुछ 6+ की
6K की कुछ पीके कर लूँ, जिससे मुझे और भी एक्सपीरियंस मिल जाए ताकि मैं एवरेस्ट कर सकूँ। और एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप तो ज़रूरी है। लड़कियों को बताने से पहले तो मैं उनके पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि मतलब वो जो करना चाहती हूँ आप एक बार सुनो, और ज़्यादा टाइम ना दो, फिर भी इस साल भर तक तो उनकी बातों को मानो, देखो वो अच्छा कर रही है या बुरा, तो फिर उसके बाद वो आप डिसाइड करो उन्हें टाइम देना है या नहीं देना है। और लड़कियां हाँ, उनको ये हमेशा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते रहना चाहिए। मतलब पेरेंट्स कन्विंस हो या ना हो, आप हमेशा अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ते रहोगे तो पेरेंट्स ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स कभी अलाउड नहीं करते थे। अभी किलिमंजारो जाने से पहले जब मैंने इस बात की जिक्र की तो वो खुद ही पूछ रहे थे कि तुम्हें कब जाना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें। उससे पहले तो सारी मैंने भाग के ही की है, मतलब बिना बताए हुए फैमिली को। लेकिन आप जब एक बार अचीव कर लोगे ना तो पेरेंट्स भी ऑटोमेटिक मान जाते हैं।